भारत की राजनीति की, जिसमें विपक्ष के नेताओं के संवाद का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। और आज 55 वर्ष के युवा नेता राहुल गांधी 58 दिनों के बाद, 58 दिनों के ब्रेक के बाद बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। और उन्हें कहा जाता है कि वो 55 साल के युवा नेता हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया है वो भी बहुत बचपने से भरा हुआ बयान है। आज उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली के दौरान एक बहुत ही विवादास्पद और बचपने वाला बयान दिया है। क्या बयान है, सबसे पहले आप वही सुनिए। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे। अब देखिए, राहुल गांधी अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका ये बयान भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है। और चुनाव के बारे में उनकी ये सोच भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। अगर आप उनके बयान को ध्यान से सुनेंगे तो उससे दो बातें पता चलती हैं। पहला, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता ना तो चुनावों को लेकर गंभीर है और ना ही वोट डालने के लिए परिपक्व है। वो केवल नाच गाने के आधार पर वोट डालती है। उन्होंने ये बयान देकर बिहार की जनता का अपमान किया है। बिहार की जनता के पास जो बुद्धि है, जो उन्हें सक्षम बनाती है ये तय करने के लिए कि उन्हें किसे वोट देना है, उनके राज्य के लिए कौन बेहतर है, उनके परिवार के लिए, उनके लिए कौन बेहतर है, देश के लिए कौन बेहतर है, उन्होंने उस बुद्धि का अपमान किया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि बिहार के लोग और देश के लोग बिना सोचे समझे शायद मनोरंजन के आधार पर ही अपना वोट डालते हैं। दूसरा, इससे उनकी खुद अपनी सोच भी उजागर होती है, जिसमें वो भारत की चुनावी व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र पर ही बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। और शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में चुनाव गंभीर मुद्दों पर नहीं लड़े जाते, सिर्फ नाच गाने पर लड़े जाते हैं, ड्रामे पर लड़े जाते हैं और मनोरंजन के आधार पर लड़े जाते हैं। और भारत की जनता गंभीर मुद्दों के आधार पर वोट डालती ही नहीं। अब राहुल गांधी से दो सवाल हैं। पहला, आजाद भारत के इतिहास में करीब 54 वर्षों तक राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने चुनावों में जीतकर भारत पर शासन किया है, सरकारें चलाई हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी चुनाव जीते इस देश में वो सब नाच गाने के आधार पर जीते हैं, वो गंभीर मुद्दों के आधार पर नहीं जीते हैं? दूसरा, राहुल गांधी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की इसी जनता ने, जिसका वो आज अपमान कर रहे हैं, बोफोर्स में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनके पिता राजीव गांधी को वर्ष 1989 में सत्ता से हटाकर विपक्ष में बैठा दिया था। वर्ष 2014 में भी भ्रष्टाचार और काम न करने की वजह से उनकी यूपीए सरकार को देश की इसी जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया था और आज तक सत्ता से बाहर ही करके रखा हुआ है। इसलिए राहुल गांधी ने जो आज ये बयान दिया है, ये असल में देश के वोटर्स का अपमान है, उनकी परिपक्वता का अपमान है, हमारे चुनावों की गंभीरता का अपमान है, हमारे चुनावी व्यवस्था का अपमान है और ये हमारे देश के लोकतंत्र का भी एक बड़ा अपमान है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने
राहुल गांधी के इस बयान की खास तौर पर कड़ी आलोचना की है, वो भी देखिए। भारत में जो चुनाव है वो एक बहुत गंभीर मसला है, ये गंभीर मुद्दा है। चुनावों को गंभीरता से लड़ना चाहिए, चुनावों को गंभीरता से लेना चाहिए और चुनाव जीतने की इस रेस में, वोटों की इस रेस में ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने लोकतंत्र का मजाक ना उड़ाएं, हम अपने देश को कमजोर ना करें। ऐसा ना हो कि देश के लोगों का ही मजाक उड़ाकर उन्हें छोटा बना दें। और खास तौर पर इस देश के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुनकर अपनी पसंद से देश का प्रधानमंत्री बनाया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर उनका भी हर रैली में थोड़े से वोट पाने के लिए, थोड़ी सी तालियों के लिए, जनता का मनोरंजन करने के लिए अगर इस तरह अपमान किया जाएगा। प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है और यह तब मिलता है जब देश की जनता उन्हें चुनकर वहां भेजती है। और यहां देश की जनता ने एक मत से प्रधानमंत्री मोदी को उस कुर्सी पर बैठाया है। इसलिए यह हमारी पूरी व्यवस्था का अपमान माना जाएगा। और राहुल गांधी जिस संविधान की बात करते हैं, संविधान की एक प्रति लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि संविधान भी खतरे में है, उसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का अपमान करने से क्या संविधान खतरे में नहीं होता? आज ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए। असल में राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वर्षों पहले ही, दशकों पहले से ही जमीन से जुड़े असली मुद्दों से कटने लगे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि जमीन पर असली मुद्दे क्या हैं। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी को बिहार में तेजस्वी यादव का जूनियर पार्टनर बनकर वोटों के लिए इस तरह दर दर भटकना पड़ रहा है। राहुल गांधी के सीनियर पार्टनर तेजस्वी यादव ने पिछले ही महीने बिहार के पटना में डांस करते हुए ये वीडियो बनाया था। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो डांस कर लेंगे वोट पाने के लिए, लेकिन उनके जो सीनियर पार्टनर हैं तेजस्वी यादव, अब जरा उनका भी डांस देख लीजिए। तो अपने सीनियर पार्टनर तेजस्वी यादव के इस डांस के बारे में राहुल गांधी क्या कहेंगे, ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए। अब आप राहुल गांधी के कुछ डांस करने वाले वीडियो भी देखिए। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आज जब बयान दे रहे थे तब वो अपने इन वीडियोस को शायद भूल गए थे। तो यहाँ राहुल गांधी जो डांस कर रहे हैं वो किसे खुश करने के लिए कर रहे हैं? क्या वो भी वोट पाने के लिए डांस कर रहे हैं? हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि डांस करना कोई बुरी बात नहीं है। तेजस्वी यादव अगर डांस कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि डांस करना बुरी बात है तो हमारे देश में जो तमाम कलाकार हैं जो डांस करते हैं, जो नृत्य करते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक कलाओं में विश्वास करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, ये सब उनका भी अपमान होगा। लेकिन राहुल गांधी को खुद भी यह सोचना चाहिए कि वर्ष 2023 में जब उन्होंने तेजस्वी यादव के परिवार, उनके माता पिता लालू यादव और उनके परिवार के साथ पटना में बिहार का मशहूर चंपारण मटन बनाने का ये वीडियो बनाया था, तब क्या राहुल गांधी एक शेफ बनकर बिहार में वोट जुटाना चाहते थे? वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव भी हैं, उनका पूरा परिवार है। क्या ये सब भी वोट पाने के लिए किया गया था? किसी जमाने में देश भर में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है। इसका कुछ तो कारण होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के बड़े बड़े राज्यों में कुछ दशक पहले तक कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, उनकी सरकारें थी, उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इन सब राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे है, उनकी जूनियर पार्टनर बन गई है। राहुल गांधी को इस बार बिहार में आरजेडी और तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि शायद उनका पार्टी को भी इनकी वजह से उनकी पार्टी को भी कुछ सीटें मिल जाएं। लेकिन यहां भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव के जूनियर पार्टनर हैं। आज से 35 साल पहले बिहार में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आपको शायद सुनने में अटपटा लगेगा, आज से 35 साल पहले बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 38 वर्षों तक शासन किया है। मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का, सरकार भी कांग्रेस की। और उस समय आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां अस्तित्व में भी नहीं थी, पैदा भी नहीं हुई थी ये पार्टियां। इसलिए आज आप इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। सबसे पहले आपको यह दिखाएंगे कि कैसे बिहार में कांग्रेस पार्टी का पिछले 68 वर्षों में जो वोट प्रतिशत है, उन्हें जो वोट मिलते हैं, वो कैसे लगातार घटते जा रहे हैं। देखिए, वर्ष 1952 में बिहार में कांग्रेस का वोट परसेंट करीब 41% था, 41.3%।
उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार घटता गया। 1-2 विधानसभा चुनावों को अगर हम छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ती चली गई। ये ग्राफ आप देखिए कैसे नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे चलता चला जा रहा है। और 2020 में उनका वोट प्रतिशत घटकर 10% से भी नीचे आ गया था। आप यहां देख सकते हैं 9.4। 2005 में सिर्फ 6%। और बिहार में जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी का वोटों की संख्या घटती चली गई, वैसे वैसे उनकी सीटों की संख्या भी घटती चली गई। 1985 में बिहार में कांग्रेस पार्टी के 196 विधायक थे। आज आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, 196 विधायक कांग्रेस पार्टी के 1985 में। और कांग्रेस को इतनी सीटें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की जो लहर चली थी उस दौरान मिले थे। लेकिन 1990 में कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 71 रह गई। 1990 में बिहार में लालू यादव का शासन शुरू हुआ, इसलिए ये टर्निंग पॉइंट है 1990 अगर आप यहां पर देखेंगे, क्योंकि यहीं से लालू यादव का उदय हुआ। और जैसे लालू यादव आए कांग्रेस पार्टी छोटी होती चली गई। 2010 में तो कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में केवल 4 विधायक बचे थे। हालांकि इसके बाद थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन आज भी बिहार में कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है। 2020 में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास सिर्फ 19 विधायक हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, इसमें हमने बिहार की 3 पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी की एक तुलना की है। बिहार में वर्ष 1990 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता से बाहर है। 1990 में जनता पार्टी की सरकार बनी और लालू यादव उसके मुख्यमंत्री बने। तब आरजेडी नहीं थी, जनता पार्टी हुआ करती थी, जनता दल, माफ कीजिएगा। 1990 के बाद बिहार में धीरे धीरे बीजेपी भी मजबूत होने लगी। 1997 में जब लालू यादव ने अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था आरजेडी, तो आरजेडी बिहार की एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बन गई। इन आंकड़ों से साफ होता है कि आरजेडी का बिहार में हमेशा 23 से 24% वोट बैंक हमेशा बरकरार रहा है। हरे रंग में जरा देखिए आप इसको, जब आप ध्यान से देखेंगे, पहले जनता दल 1990 में और उसके बाद जब आरजेडी बनी तो ये हरे रंग से अगर आप देखेंगे 28%, फिर 23, फिर 18 और 2020 में फिर से 23.5% वोट परसेंट जो है ये आरजेडी का रहा है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो उसके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं रहा, वो लगातार गिरती चली जा रही है, जो आप नीले रंग से कांग्रेस देख रहे हैं। और बीजेपी को आप देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे ज्यादा 75 सीटें जीती थी और बीजेपी उससे ठीक 1 सीट कम 74 सीटें जीती थी। यहां बीजेपी को आप देखिए लाल रंग की लाइन से, बीजेपी ने वोट परसेंटेज में 1990 में 11.5% से शुरू किया था और अब पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट परसेंट था वो था 19.8%। लेकिन आपको यह देखना होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज भी आरजेडी है और उसके बाद है बीजेपी। कांग्रेस की यह कहानी न केवल बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। एक बार कांग्रेस पार्टी किसी राज्य की सत्ता से बाहर होती है तो कई दशकों तक फिर वो वापस नहीं आती।